अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमारे पास था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे लंग्स में हो रही है और कैसे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, देन वो दोबारा हार्ट में जा रहा है और हार्ट से पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई हो रही है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि कैसे ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमने पढ़ा था कि एयर का मूव करना लंग्स में मूव करना एयर का, और लंग्स में एल्विलाई हैं, एल्विलाई तक एयर का आना, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। एल्विलाई से ब्लड में सेल्स तक जाना, दिस इज़ गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड में एयर सेल में जाएगी तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी एल्विलाई में मूव करेगी। ये हमारा हुआ गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच गई, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया, वहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। वही ऑक्सीजन जो सेल में या किसी ऑर्गन में या किसी टिश्यू में पहुंची है, वो ग्लूकोज के साथ मिलके ब्रेक डाउन करवाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएगी, वाटर जो हमारी बॉडी में यूज हो जाएगा, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें मिलेगी। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है, कैसे एयर जो है वो लंग्स में जाती है, लंग्स में क्या क्या होता है, और कैसे फिर दोबारा लंग्स से वो आउटवर्ड मूव करती है। अब ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये एक फिजिकली हो रहा है, ठीक है। लंग्स हमारी आउटवर्ड, अब हम देखेंगे आगे कि लंग्स जो है वो जो मसल्स हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे रिलैक्स हो रहे हैं। और जो हमारे पास रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि उसमें ब्रेक डाउन हमारे पास हो रही है केमिकल्स की। Breathing is a physical process in which air is taken into the lungs. एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी और वहाँ लंग्स से फिर बाहर आएगी। अब हमने पढ़ा था एयर पैसेज वे, कि कैसे लंग्स तक एयर आती है, किस पैसेज वे से आती है। नेजल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, सेकंड थर्ड फेरेंक्स, फोर्थ लैरिंग्स, फिफ्थ ट्रेकिया, सिक्स ब्रोंकाई, सेवंथ लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स, देन एल्विलाई। यहाँ एल्विलाई तक ये पैसेज वे है जब एयर को अंदर आना होता है। जब बाहर निकलना होता है तो यही पैसेज वे लेके एयर बाहर निकलती है। जैसे एल्विलाई में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो गई ब्रोंक्यूल्स में, फिर गई ब्रोंकाई में, फिर ट्रेकिया, देन लैरिंग्स, देन फेरेंक्स, देन नेजल कैविटी, देन नॉस्ट्रिल्स। वही एयर पैसेज वे, जिस पैसेज वे से एयर अंदर आती है उसी पैसेज वे से एयर बाहर जाती है। अब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप्स में है, एयर का अंदर आना और एयर का बाहर जाना। जो एयर का अंदर आना होता है उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, और जो एयर का बाहर जाना होता है उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन में क्या क्या होता है? इनहेलेशन के प्रोसेस में, इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस जिसमें हमारे पास एटीपी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है। विदाउट एनर्जी इनहेलेशन का प्रोसेस, हम एयर इनहेल नहीं कर सकते, इनहेल नहीं हो सकती। विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस नहीं हो सकता। अब एनर्जी यूज हुई, अब हमने एयर को इनहेल किया। अब हमारे जो रिब्स हैं, ठीक है, उसमें मसल्स प्रेजेंट हैं जो जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होता है कि 2 टाइप्स के होते हैं ये मसल। किसके बीच में होते हैं? रिब्स के बीच में, इन बिटवीन रिब्स।
रिब्स के बीच में ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मसल्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये हुए हमारे रिब्स के बीच में। अब जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी हमारी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं। एक तो इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड डायाफ्राम, ठीक है, और थर्ड स्टर्नम। क्योंकि रिब केज जो है ये हमारी रिब केज है, ठीक है, इसके बीच में स्टर्नम प्रेजेंट होती है। तो रिब केज अगर आउटवर्ड मूव करेंगी, इनवर्ड मूव करेंगी, तो रिब जो हमारी स्टर्नम है वो भी उसके साथ ही मूव करेगी, अपवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, जो भी है। अब जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं रिलैक्स। सेकंड जो डायाफ्राम है वो होगा कॉन्ट्रैक्ट और मूव करेगा डाउनवर्ड। रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड आएंगी। आउटवर्ड क्यों आएंगी, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो रिब्स आउटवर्ड आएंगी और स्टर्नम जो है वो अपवर्ड होगी। अब इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसने क्या किया है, रिब्स को आउटवर्ड मूव कराया, स्टर्नम को अपवर्ड मूव कराया, और एक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गए रिलैक्स। और डायाफ्राम का भी फंक्शन था कि डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा इनहेलेशन में और डाउनवर्ड मूव करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं एक इनहेलेशन के प्रोसेस में। इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर टू दी लंग्स। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, द इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन लोकेटेड बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब ये हमने पढ़े दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। इनहेलेशन के अब क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज। अब इसमें इन्होंने नहीं बताया हुआ कि कौन से इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन तो बताइए, पर एक्सटर्नल कर रहे हैं, इंटरनल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल के कॉन्ट्रैक्शन से मैंने आपको पीछे ही बताया कि क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा स्टर्नम और आउटवर्ड मूव करेगा रिब केज। जो रिब्स हैं वो आउटवर्ड मूव करेंगी, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, रिब्स आउटवर्ड मूव करेंगी और स्टर्नम अपवर्ड मूव करेंगी। और उसी टाइम सेम डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। अब दो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है ना, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिससे रिब केज आउटवर्ड मूव कर रही है, स्टर्नम अपवर्ड मूव कर रही है, और दूसरी हो रही है डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन। ये जो दो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ये क्या कर रही हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही हैं चेस्ट का, तो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट रिड्यूस एंड एयर इज मूव्ड इनटू द लंग्स। अब कैसे, कि हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास रिब्स ने क्या किया, आउटवर्ड मूव किया, और स्टर्नम ने क्या किया, अपवर्ड मूव किया।
और इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ कि रिप्स ने जो आउटवर्ड मूव किया उससे वॉल्यूम हो गया इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर। अब जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है एक होलो कैविटी है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी एक होलो स्पेस है जिसमें हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स, हार्ट, ठीक है, बाकी भी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब रिप्स आउटवर्ड मूव करेंगी तो अंदर थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक चीज़ बाहर निकल कर आ गई तो अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम, अगर मैं मिसाल दूँ, हमारी जो बेली है वो अगर बाहर मूव करती है तो अंदर क्या होता है, स्पेस ज़्यादा बन जाती है, पानी भरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर रिप्स आउटवर्ड मूव करती हैं इन रिलेशन के दौरान तो अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर का डिक्रीज होना, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का जो प्रेशर है वो कम है, तो प्रेशर कहाँ मूव करेगा, आउटवर्ड टू इनवर्ड, ठीक है। अब इस प्रेशर को इंक्रीज होना है तो एयर कहाँ मूव करेगी, आउटवर्ड टू इनवर्ड। तो इनहेलेशन के प्रोसेस में यही होता है ना, एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है। किस वजह से, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा दैट्स मीन कि ये नेगेटिव प्रेशर है। प्रेशर अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से ही एयर जो है वो आउटवर्ड से इनवर्ड मूव कर रही है और वॉल्यूम उसका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये दोनों लॉज जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे आते हैं। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा। दीज टू कॉन्ट्रेक्शन, ये जो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रेक्शन हुई है, इसने क्या किया है, इंक्रीज किया है वॉल्यूम ऑफ चेस्ट को, क्योंकि रिप्स जो है वो आउटवर्ड मूव कर रही है, इस वजह से वॉल्यूम हो गया इंक्रीज। सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज रिड्यूस, प्रेशर अंदर कम हुआ और इस प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज़्यादा है। तो प्रेशर जब बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो प्रेशर कहाँ मूव करेगा, एयर कहाँ मूव करेगी, आउटसाइड, आउटवर्ड टू इनवर्ड। तो एयर जो है वो मूव करती है इनटू दी लंग्स। ये हमारा हुआ इनहेलेशन। अब यहाँ पे ऊपर देखिए फिगर भी बनी हुई है, एयर ने मूव किया अंदर, रिप्स हमने बताया एक्सपेंड होंगी, मतलब आउटवर्ड मूव करेंगी, आउटवर्ड से क्या होगा, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन मीन बढ़ना। जब एक्सपेंड होंगी तो अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डायफ्राम कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, स्टर्नम अपवर्ड मूव कर रही है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से रिब केज जो है वो एक्सपेंड हुई है, स्टर्नम अपवर्ड हो गई है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो डाउनवर्ड मूव किया है। ये अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिलाएं। तो जी
पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बैच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बैच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। हुआ हमारा इनहेलेशन। अब है एक्सहेलेशन का प्रोसेस। अब एक्सहेलेशन में अपोजिट होता है। कैसे? कि यहाँ पे एक्सहेलेशन में वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रहे थे। कहाँ पे? इनहेलेशन के प्रोसेस में। यहाँ पे अपोजिट होगा कि एक्सहेलेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होंगे। और वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पे डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होके कौन सी शेप इख्तियार करेगा? डोम शेप। अब जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रहे हैं तो इसकी रिलैक्सेशन से क्या होगा? एक्सहेलेशन मीन्स मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। अब एयर को बाहर निकलना है, एक्सहेल होना है कार्बन डाइऑक्साइड को, और इनहेल होना था ऑक्सीजन को। द फॉलोइंग इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स होंगे एक्सहेलेशन में? द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। अब यहाँ पे रिलैक्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की बात हो रही थी, ओ सॉरी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने से टू मूव रिबकेज इनवर्ड। अब क्या हो रहा था? जब इनहेलेशन का प्रोसेस था तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो रिब जो है वो रिब केज जो है वो आउटवर्ड मूव करेगी। अब जब ये रिलैक्स हो रहे हैं तो रिब केज कहाँ जाएगी? इनवर्ड जाएगी। और स्टर्नम जब अपवर्ड हो रही थी तो वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है। एट द सेम टाइम डायाफ्राम आल्सो रिलैक्स एंड मूव्स अप। अब डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा क्योंकि वहाँ इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और वहाँ पे क्या हो रहा था? डाउनवर्ड मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। These two movements decrease the volume of the chest. अब जब ये रिब केज वहाँ पे आउटवर्ड मूव कर रही थी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे जब रिब केज इनवर्ड मूव कर रही है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब एयर भी ऑलरेडी अंदर है, एयर भी अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इनसाइड है, और ये इसके रिलैक्स होने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम जब डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो गया। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ है अंदर तो एयर को कहाँ जाना चाहिए? बाहर मूव करना चाहिए। तो एयर जो है इनसाइड अंदर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है। वॉल्यूम क्यों कम हुआ है? क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हुए हैं। इसकी रिलैक्सेशन से क्या हुआ है? रिब केज इनवर्ड गई है, वॉल्यूम कम हो गया है, स्टर्नम डाउनवर्ड मूव करी है। तो वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो एयर कहाँ मूव करेगी? इनवर्ड टू आउटवर्ड। देखें, दीज टू मूवमेंट्स डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। ये जो दो मूवमेंट्स हैं किसकी? रिब केज की और स्टर्नम की। रिब केज और स्टर्नम की, ये दोनों
ये दोनों इनकी मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वैसे ही रिलैक्स हो गया, तो इनकी मूवमेंट से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इंक्रीजेज एंड एयर इज फोर्स्ड आउट। तो प्रेशर इन चेस्ट के अंदर इंक्रीज हुआ है और एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर मूव करेगी। अब रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रेट क्या है, 1 मिनट के अंदर जो साइकिल है, एक साइकिल इनहेल करना और एक्सहेल करना, दिस इज 1 साइकिल, कि कितने मिनट में, 1 मिनट में हम कितनी बार ये साइकिल कंप्लीट करते हैं। 1 साइकिल जो है हमारे पास ब्रीदिंग का, 1 साइकिल जो है ब्रीदिंग का, वो उसमें इनहेलेशन भी आ जाती है कि हमने सांस लिया और बाहर निकाला। अब 1 मिनट के अंदर हम कितनी साइकिल्स ये कंप्लीट करते हैं, कितनी बार ये साइकिल कंप्लीट करते हैं, सवाल ये है। रेट ऑफ ब्रीदिंग, ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन, एट रेस्ट। कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जब रेस्ट में होते हैं, तो हम 1 मिनट के अंदर 16 से 20 बार टाइम्स 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 16 से 20 बार हम ये जो है साइकिल कंप्लीट करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन 16 से 20 मरतबा 1 मिनट के अंदर। और रेस्ट वाली कंडीशन में जब हम बिल्कुल सुकून में हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, या तो हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या अगर हार्ड कोई जॉब कर रहे हो, तो मसल्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या, कि ऑक्सीजन का पहुंच जाना सेल तक, और सेल में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जब वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जब एक्सरसाइज या कोई हम ऐसा हार्ड वर्क करते हैं जिसमें मसल ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, जिसमें हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी उतनी सेल्स हैं ऑर्गन्स के अंदर ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ज़्यादा बनेगी। तो जब हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे तो टाइम भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना पर मिनट के हिसाब से। यहाँ 16 to 20 मिनट है, क्या पता 24 मिनट्स हो जाए, 20 टाइम्स हो जाए, 20 to 24 टाइम्स पर मिनट हो जाए। सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। दिस रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन डिटेक्ट्स ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। जाहिर सी बात है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी उतना हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज़्यादा होना ब्लड में है, ये ब्रेन में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो इसको डिटेक्ट करता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। वो मैसेज किसको देती है, रिब्स को और डायाफ्राम को, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई है, अब क्या करो, रिब्स जो हैं वो क्या करेंगी, इनवर्ड होंगी और स्टर्नम जो है वो डाउनवर्ड होगी और डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। तो रिब्स के इनवर्ड जाने से क्या होगा, वॉल्यूम अंदर कम होगा, प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स इंक्रीजेस, ये मसल्स रिलैक्स होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिसकी वजह से रिब्स और डायाफ्राम जो है इनकी मूवमेंट होगी, तो प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम कम होगा। तो ये मसल्स काम करना शुरू करेंगे, कैसे, सो द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो इससे क्या होगा, जो ब्रीदिंग रेट है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है, प्रेशर अंदर ज़्यादा हो गया है, रिब केज अंदर चली गई है, वॉल्यूम कम हो गया है, स्टर्नम डाउनवर्ड मूव किया है, डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो गया है। ठीक है, और उसने जो है वो अपवर्ड मूव किया है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, जब वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ब्रीदिंग रेट और ज़्यादा हो जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया है और वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलना शुरू करे। और फिर 1 मिनट के अंदर कितने टाइम साइकिल हो जाएगा, 30 to 40 टाइम। मतलब अगर हम एक्सरसाइज में हो, एक्सरसाइज वाली कंडीशन में हो, तो हमारा साइकिल कहाँ तक पहुँच जाएगा, 30 to 40 मिनट्स तक और 40 टाइम्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर हम ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन 30 से 40 मरतबा करेंगे। जब किसी हार्ड वर्क में हो या किसी नॉर्मल अगर रेस्ट में है तो 16 to 20 टाइम्स, क्योंकि जब एक्सरसाइज के टाइम पर हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं
तो हमारी बॉडी में कार्बन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनेगी। जब एनर्जी बनेगी तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होगी ना रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसमें ब्लड में इसका लेवल हाई हो जाता है, जो डिटेक्ट करवाता है ब्रेन को। ब्रेन मैसेज भेजता है रिब्स को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। और रिलैक्स से क्या होगा, रिब्स इनवर्ट जाएंगी और इनवर्ट जाने से वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर कहाँ जाएगी, इनवर्ट टू आउटवर्ड, एयर में, बाहर एनवायरनमेंट। ठीक, अब यहाँ पे कंपोजिशन दी हुई है इनहेल और एक्सहेल एयर की, कि क्या कंपोजिशन है जो हम एयर इनहेल करते हैं और एयर एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन जो हम एयर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम लेते ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज़्यादा लेंगे, तो वो हमारा रेशो कम होता है 0.04। और जो हम एक्सहेल करते हैं, जो हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उसमें रेशो ज़्यादा होता है 4%। नाइट्रोजन 79, इनहेलेशन में भी और एक्सहेलेशन में भी सेम रेशो होता है। वाटर वेपर्स एक्सपायर्ड में वेरिएबल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, बट एक्सपायर्ड एयर में सेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड मतलब कि जो हमारे पास वाटर है, अंदर कार्बन एयर है, एयर जो है वो हमारे वाटर के साथ मिलके मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें वाटर वेपर्स, मॉइस्ट की चीज़ क्या होती है, जो इसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड। मतलब जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं वो हमारी मॉइस्ट हो, उसमें एयर वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो, तो वो होता है हमारे पास सेचुरेटेड एयर। टेम्परेचर, जो हम एयर लेते हैं उसका टेम्परेचर वैसे ही वेरिएबल होता है, और जब हम एक्सपायर करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम टेम्परेचर इनहेल करते हैं तो वेरिएबल होता है, बट हमारी जब नेजल कैविटी से क्रॉस होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको वार्म कर देती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से उसको इक्वल कर देती है, ताकि जो हमने एयर बाहर से लिए उसका टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट ना हो। तो जब इनहेल करेंगे तो वेरिएबल होगा, बट जब हम एक्सपायर करेंगे तो हमारी इक्वल होगा बॉडी टेम्परेचर के, क्योंकि वो अंदर से बॉडी से वो बाहर निकल रही है एयर, तो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है सेम एयर का भी वही इक्वल होगा। 1 to 2% का फ़र्क हुआ तो हुआ, वरना नहीं होगा। डस्ट पार्टिकल डिफरेंट होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, पैथोजेंस वगैरह, ठीक है। और जब हम एक्सपायर्ड करते हैं एयर तो बिल्कुल हमारी एयर कार्बन डाइऑक्साइड क्लीन होती है, कोई उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता। मतलब ऐसे थोड़ी है कि हम कोई अगर बैक्टीरिया है या कोई डस्ट पार्टिकल हम अंदर लेके गए फिर वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकालेंगे, नहीं। हमने जो पढ़ा था, हमारे पास सीलिया होते हैं, म्यूकस होते हैं, ये हमारे स्मॉल पार्टिकल्स को, पैथोजन वगैरह को ट्रैप कर देते हैं, ताकि ये अंदर लंग्स वगैरह में जाके, ट्रेकिया में जाके इन्फेक्शन कॉज ना करवाएं। अगर इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम कॉज हो सकती है।